गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं राजेश जितवाल स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल जितवाल सुपर एग्रीकल्चर में। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए अपने एग्रीकल्चर का एक टॉपिक, अपनी अम्लीय एवं लवणीय एवं क्षारीय मृदाएं। अम्लीय लवणीय क्षारीय मृदा में हम पहले देखते हैं आज अम्लीय मृदा। अम्लीय मृदा क्यों बनती है, किस कारण से बनती है, कौन सा इनमें प्रभाव होता है, इन सभी के बारे में आज अपन देखते हैं। देखो, अम्लीय मृदा है, इस अम्लीय मृदा के अपन बारे में बात करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं, थोड़ा सा डीपली पढ़ लेते हैं कि देखो होता क्या है कि जो अम्लीय मृदा होती है इस पे जो प्रभाव दिखाई देता है आपको, जो भी इस पर प्रभाव दिखाई देगा वो प्रभाव हमेशा पीएच मान का होगा। किसका होगा? पीएच मान का प्रभाव दिखाई देगा। चाहे अम्लीय हो, चाहे लवणीय हो, चाहे क्षारीय मृदा हो, तीनों ही मृदा पे जो प्रभाव देखा जाता है वो किसका देखा जाता है? अपने पीएच मान का प्रभाव देखा जाता है। अब बात करते हैं पीएच मान के प्रभाव की। पहली चीज, पीएच मान होता क्या है क्या चीज पीएच मान? देखो, पीएच मान ये एक फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का? फ्रांसीस। किस भाषा का शब्द है ये? फ्रांसीस भाषा से लिया गया शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है? पावर ऑफ H प्लस आयंस, यानी हाइड्रोजन आयंस की सांद्रता, या कह सकते हैं कितनी कैपेसिटी है हाइड्रोजन आयंस की। तो पीएच, फर्स्ट बात करते हैं पीएच है कहाँ? फ्रांसीस भाषा का शब्द है। और पीएच शब्द दिया किसने? जो ये पीएच शब्द था ये किसने दिया? तो देखो, ये एक सोरेनसन, SPL सोरेनसन ने, SPL सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने सन 1909 के अंदर क्या हुआ, सर्वप्रथम ये बताया कि पीएच शब्द क्या होता है। क्या बताया था? पीएच शब्द क्या होता है। और इसी SPL सोरेनसन ने सन 1909 में क्या कहा कि पीएच कहते किसे हैं? तो इसने बताया कि जो हाइड्रोजन आयंस होते हैं, हाइड्रोजन आयंस का ऋणात्मक लघुगुणांक, यानी जो H प्लस हाइड्रोजन आयंस होते हैं उनका ऋणात्मक लघुगुणांक ही क्या कहलाता है? पीएच। ये भी किसने बताया? सोरेनसन ने ही बताया था। SPL सोरेनसन ने सन 1909 के अंदर इसने बताया कि हाइड्रोजन आयन होते हैं उनका जो ऋणात्मक लघुगुणांक होता है वही क्या कहलाता है? पीएच कहलाता है। पीएच शब्द भी सोरेनसन ने दिया था, इसके बारे में परिभाषित भी इसी ने किया। और जिस शब्द की कौन सी भाषा का है? फ्रांसीसी भाषा का शब्द होता है। नेक्स्ट अपन जो बात करते हैं पीएच मान के बाद में, तो देखो इसी सोरेनसन ने, SPL सोरेनसन ने, इसी SPL सोरेनसन ने क्या किया? इसी सन 1909 में क्या दे दिया? पीएच स्केल। क्या दी? पीएच स्केल के बारे में बताया। किसने बताया? इसी SPL सोरेनसन ने वही 1909 में पीएच स्केल के बारे में भी बताया। किसने बताया? इसी SPL सोरेनसन ने किसके बारे में बता दिया भाई? पीएच स्केल के बारे में कि पीएच स्केल क्या। अब देखो पीएच स्केल क्या थी? SPL सोरेनसन ने जो पीएच थी उस पीएच स्केल में अंक कोडित थे, और इसी पीएच स्केल के आधार पर मृदाओं को 3 भागों में विभाजित किया गया, अम्लीय, लवणीय और क्षारीय। देखो हुआ क्या कि फर्स्ट चीज उसने कहा कि H प्लस आयंस का ऋणात्मक लघुगुणक क्या कहलाएगा? पीएच मान। यानी ऋणात्मक का मतलब क्या हो जाएगा कि जो H प्लस क्या होते हैं, जो अपने H प्लस हाइड्रोजन आयंस होंगे उनका ऋणात्मक, यानी व्युत्क्रमानुपाती 1/pH, ये कह सकते हैं अपन। कैसे? देखो ये व्युत्क्रमानुपाती कैसे होगा पीएच के? ऐसे होगा कि अगर हाइड्रोजन, यानी अपन कह सकते हैं कि हाइड्रोजन आयन का मान जैसे जैसे बढ़ेगा पीएच का मान वैसे वैसे ही घटता जाएगा। जैसे जैसे हाइड्रोजन आयंस की सांद्रता बढ़ेगी पीएच मान घटता जाएगा। तो एक तो उसने बताया कि H हाइड्रोजन आयंस होते हैं वो पीएच के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, जबकि हाइड्रोक्सिल आयंस होते हैं, OH माइनस आयंस होते हैं, वो क्या होते हैं? इसके समानुपाती पीएच। क्या होते हैं? उसके समानुपाती होते हैं। किसके? पीएच के। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये चीज उसने बताई दोनों। और अब बात करते हैं अपन पीएच स्केल की। यहीं पर देखते हैं पीएच स्केल के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जैसे जैसे हाइड्रोजन आयंस का मान बढ़ेगा पीएच मान घटेगा, और जैसे जैसे हाइड्रोजन आयंस का मान घटेगा पीएच मान बढ़ेगा। और हाइड्रोक्सिल आयंस का मान अगर बढ़ता है तो पीएच भी बढ़ता है, और OH माइनस का मान घटता है तो पीएच भी
घटता है। अब देखो पीएच स्केल की बात करें तो जो सोरेंसन था उसने इसमें अंक घोषित किए, क्या दिए इसमें अंक, और जो इसमें अंक होते हैं वो 0 से लेकर 14 तक होते हैं। कितने होते हैं भाई? 0 से 14 तक। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ चुका है एक बार कि पीएच स्केल में अंक कोडित होते हैं। क्वेश्चन यहीं से पूछता है फर्स्ट क्वेश्चन कि पीएच स्केल में अंक कोडित होते हैं। यह पूछता है पीएच शब्द किसने दिया, या पीएच स्केल के बारे में किसने बताया, तो ध्यान रखना है सोरेंसन ने तो बताया था। और किसे कहते हैं? हाइड्रोजन आयन का ऋणात्मक लघुगणक। कभी कभी पूछ लेता है निम्न में से पीएच के लिए सही है, तो ये देता है हाइड्रोजन आयन का ऋणात्मक लघुगणक। हाइड्रोजन आयंस व्युत्क्रमानुपाती पीएच मान के होते हैं, तो ये अपन को ध्यान रखना है होता है या नहीं होता है। तो व्युत्क्रमानुपाती पीएच मान के हाइड्रोजन आयंस होते हैं, जबकि समानुपाती हाइड्रोक्सिल आयंस होते हैं। अब पीएच स्केल की बात करते हैं, तो पीएच स्केल थी, वो पीएच स्केल क्या थी? देखो पीएच स्केल में जो अंक कोडित थे वो 0 से लेकर 14 तक थे। कहां तक थे? 0 से 14 तक थे। अब देखो हुआ क्या चीज है, ये जो मैंने बताया समानुपाती व्युत्क्रमानुपाती, ये चीज क्या है? देखो बात करते हैं, एक फिक्स उदासीन बिंदु लिया गया 7.0, इसे उदासीन क्यों माना गया? देखो वही चीज आ रही है ना कि जैसे जैसे पीएच मान बढ़ेगा क्या होगा? हाइड्रोक्सिल आयंस की सांद्रता घटेगी, यानी उल्टा होगा। अब मान लो कि ये 7 उदासीन इसलिए लिया गया कि दोनों को उदासीन, यानी ये बढ़ेगा वो घटेगा, ये बढ़ेगा तो वो घटेगा। अब देखो होता क्या है कि 7.0 को उदासीन बिंदु माना गया। कौन सा बिंदु माना गया? उदासीन, यानी इस जगह पर ना हाइड्रोक्सिल आयंस की सांद्रता ज्यादा होती है, ना ही हाइड्रोक्सिल आयंस की, यानी ना H+ ज्यादा होते हैं, नहीं OH- ज्यादा होते हैं। अब देखो हुआ क्या कि इस 7 से यहां से स्टार्ट करते हैं अपन 0 से, 0 1 2 3 4 5 6, ये 7 आ गया, 8 9 10 11 और ये 14, ये आ गया। अब देखो हुआ क्या कि इस सोरेंसन ने ही बताया कि जो 6.5 से लेकर 7.5, 6.5 से 7.5 के मध्य की जो मर्दा होती है, कितने के मध्य की? 6.5 से लेकर 7.5 के मध्य, ये सर्वोत्कर्ष कर्षी हेतु सर्वोत्तम होती है भाई। किसके लिए उपयुक्त होती है? कर्षी के लिए सर्वोत्तम मर्दा 6.5 से 7.5 पीएच मान के मध्य में होती है। अब देखो हुआ क्या कि जैसे मैंने कहा था कि जैसे जैसे पीएच मान बढ़ेगा, पीएच मान बढ़ेगा तो क्या होगा? हाइड्रोक्सिल आयंस की सांद्रता घटेगी। अब देखो, अब इधर से लेंगे, जैसे जैसे इस साइड में जा रहे हैं तो पीएच मान घट रहा है या बढ़ रहा है? मान बात करते हैं 1 से, स्टार्ट करते हैं अपन कहां से? 1 से अपन 6 की तरफ जा रहे हैं। जैसे जैसे पीएच बढ़ रहा है क्या, तो पीएच मान बढ़ रहा है तो हाइड्रोक्सिल आयंस की सांद्रता घटती है क्या? घटती है। यहाँ पर हम कहते हैं कि कम अम्लीय है, यहाँ ज्यादा अम्लीय है, यहाँ बहुत ज्यादा अम्लीय है, इतनी ज्यादा अम्लीय है, यानी लगभग 4 3.5 से लेकर 1 तक तो इतनी अम्लीय होती है कि वहां पर कर्षी क्रिया करना संभव ही नहीं होता, कर्षी क्रिया करना संभव ही नहीं होता। तो सीधा सीधा है कि H+ व्युत्क्रमानुपाती 1/pH। ध्यान रखना है अपन को कि पीएच के व्युत्क्रमानुपाती क्या होते हैं? हाइड्रोजन आयंस की। हाइड्रोजन आयंस की जैसे जैसे सांद्रता बढ़ेगी पीएच मान घटता जाएगा, पीएच मान घटता जाएगा। यही चीज इधर देखनी है कि जैसे जैसे हाइड्रोक्सिल आयंस की सांद्रता बढ़ेगी पीएच मान भी बढ़ रहा है। देखो यहाँ पर पीएच मान कम, फिर यहाँ ज्यादा, यहाँ ज्यादा, यहाँ भी ज्यादा, यहाँ ज्यादा, यहाँ और ज्यादा। तो जैसे जैसे बढ़ते जाओगे ये भी बढ़ती जाएगी। इसलिए क्या होती है कि हाइड्रोक्सिल आयंस व्युत्क्रम समानुपाती होती है पीएच मान के। किसके? पीएच मान के होती है। यानी हम कह सकते हैं कि पीएच मान बढ़ने पर क्या होगा? पीएच मान बढ़ने पर हाइड्रोजन आयंस की सांद्रता घटेगी, जबकि हाइड्रोक्सिल आयंस की सांद्रता बढ़ेगी। ये चीज ध्यान रखनी है। तो इस 7 से लेकर 0, जैसे जैसे 7 से 0 की तरफ चलते हैं तो अम्लता बढ़ती है। जैसे जैसे आप इधर आओगे तो अम्लता बढ़ेगी। अरे अम्लता तो इधर बढ़ रही है पर हाइड्रोजन आयंस की सांद्रता घटती रहेगी, क्योंकि ये बढ़ेगा तो सांद्रता घटेगी। ध्यान रखना है, सांद्रता घटती जाएगी, तो अपन को ध्यान रखना है। तो 0 से लेकर 7 के मध्य जो मर्दा होगी वो तो अपनी कौन सी मर्दा होगी भाई? वो हो जाएगी अपनी अम्लीय मर्दा। कौन सी मर्दा हो जाएगी? अपनी
अम्लीय मृदा हो जाएगी। अब बात करें अपन दो मृदा और होती है अपनी लवणीय और क्षारीय। तो एक फिक्स पॉइंट निर्धारित किया गया था और वो पॉइंट है 8.5। कौन सा है? 8.5। तो 7 से लेकर 8.5 के मध्य की जो मृदा है, 7 से लेकर 8.5 के मध्य की जो मृदा है वो कौन सी मृदा होती है अपनी? लवणीय। और इससे बाद में होती है वो कौन सी होती है? अपनी क्षारीय मृदा होती है। ये अपन को ध्यान में रखना है। अब सीधा सीधा देखो फर्स्ट क्वेश्चन पूछेगा, पीएच शब्द किसने दिया? एचपीएल सोरेनसन ने। कब दिया? 1909 में दिया। किसे कहते हैं? हाइड्रोजन आयंस का ऋणात्मक लघु गुणक कहलाता है। इसके बाद में पीएच स्केल के बारे में भी किसने बताया? सोरेनसन ने 1909 में बताया। और इसने क्या बताया? देखो कि अंक कितने होते हैं? 0 से 14 होते हैं। उसने बताया कि 7 से पहले अम्लीय मृदा, 7 से 8.5 के मध्य लवणीय मृदा और 8.5 से लेकर आगे जैसे जैसे बढ़ोगे क्षारीय मृदा, अंत में जाएंगे तो लवणीय क्षारीय मृदा मिलती है। इसने बताया कि 6.5 से 7.5 के मध्य, 6.5 से 7.5 के मध्य जो मृदा पाई जाती है वो सर्वोत्तम होती है। किसके लिए? कृषि के लिए। और उदासीन बिंदु इसको किसने माना? 7.0 को। कुछ किताबें, कुछ बुक्स कहती है कि अम्लीय मृदा का पीएच मान 6.5 से कम होता है, तो वो गलत नहीं है, क्योंकि इस 6.5 से 7.5 को उदासीन स्टेबिलिटी में ले सकते हैं, क्योंकि ये कृषि के लिए सर्वोत्तम है। यहाँ पर आसानी से बिना किसी दिक्कत के कोई सी भी फसल को अपन क्या कर सकते हैं? ग्रो कर सकते हैं, उगा सकते हैं, उसका प्रोडक्शन ले सकते हैं। तो ये तो थी अपनी पीएच स्केल। इस देखो पीएच स्केल में से फर्स्ट जो अपना क्वेश्चन पूछेगा मैंने बता दिया, या तो क्या किसने दिया, या फिर पीएच मान होता क्या है, किसे कहते हैं, कितने अंक होते हैं। अब छोटी सी चीज ध्यान रखना, वो पूछ सकता है आपसे कि जो अम्लीय मृदा होती है उस अम्लीय मृदा का पीएच मान, लवणीय मृदा का पीएच मान और सारे। फर्स्ट क्वेश्चन इसके बाद उठता है तो यहाँ से उठता है अपना। तो अम्लीय का ध्यान रखना 7.0 से कम होता है। क्षारीय की बात करें तो 8.5 से कम होता है। और लवणीय को क्षारीय की बात करें तो 8.5 से क्या होता है? ज्यादा होता है। तो ये अपन को ध्यान में रखना है। आपको क्वेश्चन पूछ सकता है पीएच मान का, किसका पूछ सकता है? यहाँ से पीएच मान का क्वेश्चन पूछ सकता है। ये था अपना स्केल से। कहां से था? स्केल से। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट अपना अम्लीय मृदा। किसके बारे में? अम्लीय मृदा। ध्यान रखना हाइड्रोजन आयंस बढ़ेंगे। हाइड्रोजन आयंस का मतलब होता है जिसमें हाइड्रोजन आयंस की सांद्रता ज्यादा होगी, तो हाइड्रोजन आयंस की सांद्रता अपने अम्लीय मृदा में ज्यादा होती है। बात करेंगे आगे, सारा का सारा देखते हैं नेक्स्ट। देखो अब बात करते हैं अपनी अम्लीय मृदा की। अम्लीय मृदा के बारे में पढ़ते हैं। देखो अम्लीय मृदा किसे कहते हैं? फर्स्ट चीज तो हमने फर्स्ट पढ़ा पीएच मान अम्लीय मृदा का, जस्ट अभी देखा था अपने कि अम्लीय मृदा होती है उसका पीएच मान होता है वो क्या होता है? 7.0 से कम होता है। क्या होता है भाई? 7.0 से कम होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अम्लीय मृदा का पीएच मान कितना होता है? 7.0। अब देखो दो आयंस पढ़े थे, एक तो H+ और एक OH-। H+ और OH- अपन कह सकते हैं, कभी कभी कहा जाता है कि PH जो पीएच होता है वो H+ बराबर OH-, यानी H+ और OH- दोनों को अगर जोड़ा जाए, H+ और OH- दोनों को जोड़ा जाए तो क्या आता है? पीएच आता है। क्या आता है? पीएच। यानी अपन कह सकते हैं H+ और POH-। तो ये ध्यान रखना कि अगर अपन दोनों का मान स्टेबिलिटी में लाए तो कितना आना चाहिए? 14 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? H+ और OH- बराबर कितना होना चाहिए? 14। OH+ और OH- बराबर कितना होना चाहिए? 14। तो ये हो गया। अब देखो दूसरा जो एक आयंस होते हैं हाइड्रोजन आयंस, जो हमने पढ़ा था हाइड्रोजन आयंस, उनकी सांद्रता तो ज्यादा होगी, हाइड्रोक्सिल आयंस की सांद्रता कम होगी। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखो अम्लीय मृदा के लिए दो चीजें हो गई। अम्लीय मृदा के लिए क्या क्या होता है? पीएच मान 7.0 से कम, हाइड्रोजन आयंस की सांद्रता ज्यादा हाइड्रोक्सिल की अपेक्षा। तीसरा मैंने अभी जस्ट बताया था क्या परिभाषा, तो यहाँ से मिल जाएगी इसकी कि वे मृदाएं जिनका पीएच मान 7.0 से कम व हाइड्रोजन आयंस की सांद्रता हाइड्रोक्सिल की अपेक्षा ज्यादा होती है, क्या कहलाती है? अम्लीय मृदाएं कहलाती है। पर अपन नेक्स्ट जो बात करते हैं वो देखो इसके लिए और सही क्या है। एक चीज अपन ने जस्ट अभी पढ़ी थी कि पीएच व्युत्क्रमानुपाती 1/H+,
यानी हाइड्रोजन आयंस के विद कर्मानुपाती होगा पीएच। ये भी अम्लीय मृदा के लिए सही था। तो क्वेश्चन सिलेक्शन निम्न में से अम्लीय मृदा के लिए सही है, ये दे सकता है, ये वाला दे सकता है, ये वाला दे सकता है, लास्ट में दे सकता है उपयुक्त सभी, तो सारे ही सही हो जाएंगे। और वो अगर यहाँ दे दे कि पीएच समानुपाती H प्लस तो गलत हो जाएगा। H प्लस के समानुपाती नहीं होता, POH के समानुपाती होता है। तो उनको दो चीज ध्यान रखनी है अम्लीय मृदा में, हाइड्रोजन, एक तो हाइड्रोजन आयंस की सांद्रता ज्यादा होती है और दूसरी पीएच मान 7.0 से कम होता है। ये तो नॉर्मली ध्यान रखनी है। अब नेक्स्ट बात करें तो इस मृदा में कौन कौन से आयंस पाए जाते हैं। देखो मोस्टली कौन कौन से आयंस की, एक तो अपन देख लिया कि H प्लस होता है, उसकी बहुत ज्यादा अधिकता पाई जाती है। नेक्स्ट बात करें तो देखो एक तो Al और एक Fe, एल्यूमिनियम और आयरन। एल्यूमिनियम और आयरन मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन आया हुआ है देखो यहाँ से भी कि दो आयन होते हैं, इसके अलावा एमाइन उनकी भी पाई जाती है। मोस्टली Al और Fe की सांद्रता बहुत ज्यादा किसमें पाई जाती है, अम्लीय मृदा में इनकी सांद्रता पाई जाती है। तो आयंस कौन कौन से, Al और Fe, H प्लस अपन ने देख ही लिया इसमें, तो इनकी सांद्रता ज्यादा होती है। देखो अपन जब अम्लता के प्रकार पढ़ते हैं तो इनके कारण भी अम्लता उत्पन्न होती है, इसके कारण भी अम्लता उत्पन्न होती है, तो वो बाद में देखते हैं अपन आयंस के कारण। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि ये चीज देख ली, परिभाषा क्या होती है, कौन से आयंस होते हैं, अम्लीय मृदा बनती क्यों है। देखो इफेक्टिव कारक है अम्लीय मृदा बनने के कारण। अपन बात करते हैं अम्लीय मृदा बनने के कारण, इसको हटा देता हूं मैं। टॉपिक है अपना अम्लीय मृदा बनने के कारण। कौन कौन से कारण है भाई, चलो देखो कारणों की बात करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट कारक है अपन वो कह सकते हैं जल निकास की कमी, जल निकास की कमी। या सेकंड कारण अपन कह सकते हैं, यहां से समझना इसको, अधिक वर्षा, क्या कह सकते हैं, अधिक वर्षा। अब देखो क्या होगा, अधिक वर्षा, देखो होता क्या है, मैं यही समझा देता हूँ। दो मृदा है, दोनों मृदा को एक साथ देखना आपको। देखो एक जगह मैं बात करता हूँ कि एक जगह लीचिंग होती है, क्या होती है भाई, लीचिंग होती है, समझना इस चीज को। एक जगह लीचिंग होती है और एक जगह वाष्पीकरण होता है। देखो लीचिंग और वाष्पीकरण हो रहा है, समझना। देखो होगा क्या कि मान लो ये अपनी मृदा की सतह है, ये क्या है, मृदा की सतह है, क्या है, सतह है। होगा क्या, जब वर्षा, मैंने कहा वो अधिक वर्षा होगी, अधिक वर्षा होने के कारण से मृदा में क्रिया कौन सी होगी भाई, लीचिंग की क्रिया होगी। कौन सी क्रिया होगी, लीचिंग। लीचिंग की क्रिया का मतलब होता है कि जो जल होता है वो मृदा की निचली सतह में, यानी यहाँ पर आ जाएगा। तो देखो यहाँ मृदा है, इस मृदा के अंदर H प्लस भी उपस्थित होंगे, OH माइनस भी उपस्थित होंगे, Al भी उपस्थित होगा, सारे उपस्थित होंगे। तो होगा क्या, सोडियम आयंस और अपने अम्लीय आयंस उपस्थित होंगे। तो होगा क्या कि जो लवण और सार है ये जल के साथ घुलते हैं और मृदा की निचली सतह में चले जाते हैं। अधिक वर्षा या अधिक सिंचाई के कारण से लवण व सार घुलकर मृदा की निचली सतह में जाते हैं, जिसके कारण इस मृदा की सतह पर केवल क्या बच जाते हैं, अम्ल बच जाते हैं। क्या बच जाएंगे, अम्ल। और इन्हीं अम्ल की वजह से ये मृदा कैसी बन जाएगी, अपनी अम्लीय। तो फर्स्ट कारण अपन कहें अधिक वर्षा या जल निकास की व्यवस्था नहीं होगी, तो ये जल भरा हुआ रहेगा, जिसके कारण रिसाव करेगा, रिसाव करके कहाँ जाएगा, नीचे वाली सतह में जाएगा, जिसके कारण से लवण सार घुलकर कहाँ चले जाते हैं, नीचे वाली सतह में। तो बचेगा क्या, केवल और केवल अम्ल बच जाएंगे, इसीलिए अम्लीय मृदा बनती है। तो यही ध्यान रखना कि जब इसी क्रिया के कारण जब जल की कमी हो और वाष्पीकरण हो जाए, क्या हो जाए, वाष्पीकरण, तो लवण और सार घुलकर कहाँ आएंगे, इस सतह पर आएंगे। लवण व सार कहाँ पर आएंगे, नीचे से लवण सार सतह पे आ जाएंगे, तो यहाँ पर मृदा लवणीय व सारीय बनती है। ये ध्यान रख लेना, थोड़ा सा आगे और पढ़ेंगे तो और बताऊंगा। तो हमने देखा कि लीचिंग की क्रिया के कारण से, किसकी क्रिया के कारण से, लीचिंग, या हम कह सकते हैं अपक्षालन। अधिक वर्षा, अधिक वर्षा के कारण क्या हुआ, लीचिंग हुई, क्या हुई,
लीचिंग अपन कह सकते हैं अपक्षालन। और अपक्षालन की क्रिया होने के कारण से लवण व क्षार जल में घुले और घुलने के बाद में कहाँ चले गए मृदा की निचली सतह में, तो ऊपर क्या बचा भाई अम्ल, और अम्ल बचेंगे तो सोच है कि मृदा अम्लीय ही बनेगी। कौन सी बनेगी? अम्लीय। तो अपन कहते हैं निकास, जल निकास नहीं करोगे तो भी वही होगी। अब नेक्स्ट यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि अधिक वर्षा, अब ये कभी कभी पूछ लेता है कौन से क्षेत्रों में अधिक वर्षा होगी तो कौन सा क्षेत्र होगा, तो यहाँ ध्यान रखना है आर्द्र क्षेत्रों में बनती है। कौन से क्षेत्रों में? ध्यान रखना अम्लीय मृदा होती है, ये कौन से क्षेत्रों में बनती है भाई? आर्द्र क्षेत्रों में। आर्द्र या अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कौन सी मृदा बनती है अपने? अम्लीय मृदा। आर्द्रता का मतलब वहाँ ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होगी। कब होगी? जब वर्षा ज्यादा होगी या जल ज्यादा होगा। जल ज्यादा होगा तो वही लीचिंग की क्रिया हो जाएगी। तो ये अपना काम हो जाएगा। इसके बाद में देखो तीसरा कारण अपन कह सकते हैं, वो कह सकते हैं पेतरक पदार्थ। कौन सा? पेतरक पदार्थ। पेतरक पदार्थ का मतलब हम मोस्टली इंपोर्टेंट लेकर जाएंगे तो रॉक्स चट्टानों में जा सकते हैं। अब देखो भाई सीधी से समझदार हो, समझ सकते हो। चट्टाने, अगर मैं कहूं मेरे पास में एक तो ग्रेनाइट है और एक बेसाल्ट है। ये ग्रेनाइट है, ये अम्लीय है। मुझे ग्रेनाइट जो चट्टान होती है वो कैसी होती है? अम्लीय प्रकृति की, जबकि बेसाल्ट जो चट्टान होती है वो क्षारीय प्रकृति की होती है। अगर इस ग्रेनाइट चट्टान का विखंडन हो, क्या हो? विखंडन, ये टूटे और टूटने के बाद में अगर कोई मृदा बने तो कौन सी बनेगी भाई? अम्लीय। तो पेतरक पदार्थ का मतलब कि चट्टानों की यानी अम्लीय मृदा, चट्टान के टूटने के कारण से कौन सी मृदा बनती है? अम्लीय मृदा ही बनेगी। या अपन कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा वनस्पति वाला क्षेत्र हो, तो वनस्पति वाले क्षेत्र होने के कारण से वहां पर कार्बनिक पदार्थ ज्यादा बनेंगे, और कार्बनिक पदार्थ ज्यादा होंगे तो ह्यूमस ज्यादा बनेगी, और ह्यूमस ज्यादा बनेगी तो भी कौन सी मृदा बन जाएगी? अपनी अम्लीय मृदा। तो अधिक कहाँ पे? अधिक पौधों वाली मृदा में। तो यहाँ ध्यान रखना है कि ग्रेनाइट चट्टान, पेतरक पदार्थ में चट्टाने और चट्टानों में ध्यान रखना है। पूछ लेता है ग्रेनाइट चट्टान। ये ग्रेनाइट चट्टान होती है, ये कैसी होती है? अम्लीय प्रकृति की होती है। यानी जब भी ग्रेनाइट चट्टान टूटेगी तो इस मृदा का निर्माण होगा, अम्लीय मृदा का निर्माण ही होता है। ये इंपॉर्टेंट है कि कौन से चट्टान अम्लीय है। दो चीजें ध्यान रखनी है, ग्रेनाइट और बेसाल्ट। बेसाल्ट क्षारीय और ग्रेनाइट में अम्लीय। तो ये भी हो गया पेतरक पदार्थ। नंबर 4 देखो ये नॉर्मल सी बात थी, क्या करते थे क्या नहीं करते थे। अब एक चीज बताओ मेरे को, अगर अपन लगातार मान लो ये मृदा है अपनी, और इस मृदा में अगर मैं रेगुलर अम्लीय उर्वरक डाल दूं, रेगुलर अगर हर बार मैं अम्लीय उर्वरक डालूं, फिर अम्लीय उर्वरक डालूं, खरीफ में भी डालूं, जायद में भी डालूं, अपने रबी में भी डालूं, हर बार यानी बार इसमें मैं अम्लीय उर्वरक डालूंगा तो मृदा कैसी बनेगी? श्योर है कि मृदा अम्लीय बन जाएगी। कैसी बन जाएगी? अम्लीय बनेगी। तो लगातार अगर अम्लीय प्रकृति के उर्वरकों का प्रयोग करेंगे तो भी मृदा कैसी बनेगी? अम्लीय। अब बात ये आती है कि अम्लीय उर्वरक होते कौन से हैं, तो ध्यान रखना जितने भी नाइट्रोजन युक्त उर्वरक होते हैं, अमोनियम नाइट्रेट मोस्ट इंपोर्टेंट है, नाइट्रोजन युक्त उर्वरक। जो यूरिया अपन काम में लेते हैं, अगर यूरिया बहुत ज्यादा काम में लेते हैं तो यूरिया बहुत ज्यादा लेने के कारण से मृदा कैसी बन जाती है? अम्लीय बन जाती है। तो नाइट्रोजन युक्त कोई सा भी उर्वरक अगर काम में लेते हैं तो मृदा कैसी बनेगी? अम्लीय। तो या तो देखो लगातार अम्लीय उर्वरक का प्रयोग करने की, जैसे नाइट्रोजन अमोनियम नाइट्रेट हो गया, अमोनियम सल्फेट हो गया। पेतरक पदार्थों का बात करें तो ग्रेनाइट जैसे चट्टान है, ग्रेनाइट चट्टान है, उसके विखंडन होगा और उससे अगर किसी मृदा का निर्माण होगा तो भी अम्लीय बनेगी। अधिक वर्षा के कारण से लीचिंग की क्रिया होगी, लीचिंग की क्रिया के कारण से लवणों सार घुलकर कहां से जाते हैं? मृदा की सतह में। और अधिक जल निकास की कमी, यानी जल निकास नहीं कर सकेंगे, जल निकास नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा? वहां पर जल भरा हुआ रहेगा और वही लीचिंग की क्रिया होगी। तो ये प्रमुख 4 कारण अपन को ध्यान रखना है अम्लीय मृदा बनने के। पूछा जा सकता है निम्न में से अम्लीय मृदा बनने का कारण है, पूछ ले। लीचिंग दे दे, जल निकास की कमी दे दे, ग्रेनाइट दे दे, उपयुक्त सभी दे दे, या कोई सा भी नाइट्रोजन युक्त उर्वरक दे दे, तो ध्यान रखना है इनमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अम्लता के प्रकार।
अम्लता के प्रकार। देखो अम्लता दो प्रकार की होती है मोस्टली, कितने प्रकार की? दो प्रकार की अम्लता होती है। एक तो देखो होती है सक्रिय और एक होती है देखो संचित, अधिशोषित भी बोल सकते हैं। तो क्या बोल सकते हैं? अधिशोषित या संचित। और एक होती है सक्रिय। दो चीज होती है, एक तो अधिशोषित और एक सक्रिय। अब मान लो अपने पास में ये मर्दा है और इधर भी मर्दा है। यहां पर क्या है? अपने पास में घोल है। क्या है? घोल। यानी मर्दा गोल में उपस्थित H प्लस आयंस, मर्दा गोल में उपस्थित H प्लस आयंस के कारण जो अम्लता उत्पन्न होती है मर्दा घोल में। क्या है? यहाँ पर मर्दा है, इस मर्दा का क्या है? अपने पास में घोल है। इस घोल में हाइड्रोजन आयंस के कारण जो सांद्रता उत्पन्न होती है, जो उत्पन्न होती है अम्लीय, वो कौन सी सांद्रता कहलाती है? सक्रिय। तो अम्लता उत्पन्न होती है, सॉरी, मर्दा गोल में हाइड्रोजन आयंस के कारण क्या होती है? सांद्रता उत्पन्न होती है, सॉरी अम्लता उत्पन्न होती है। उसे क्या कहते हैं? सक्रिय अम्लता कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? सक्रिय अम्लता कहते हैं। अब देखो यहाँ पर कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है, ये नॉर्मली होती है, ज्यादा वो नहीं होती, खतरनाक नहीं होती। संचित में क्या होती है? देखो यहाँ पर होते हैं मर्दा कण। क्या होते हैं भाई? यहाँ पर मर्दा के कण होते हैं। इन मर्दा कणों के ऊपर, इन मर्दा कणों पे, जो ये मर्दा वाले कण दिख रहे हैं छोटे छोटे, इन मर्दा कणों पर क्या होता है? जो हाइड्रोजन आयंस होते हैं वो क्या होते हैं? अधिशोषित होते हैं, यानी मर्दा कणों के ऊपर चिपक जाते हैं। जैसे मान लो ये मर्दा के कण है अपने, ये मर्दा के कण है, ये मान लो ये मर्दा के मोटे मोटे कण हैं, इन कणों के ऊपर क्या हो जाते हैं? हाइड्रोजन आयंस चिपक जाते हैं। क्या कर जाते हैं? यहाँ पर हाइड्रोजन आयंस चिपक जाते हैं। और ये क्या करते हैं? चिपकने के कारण से इस मर्दा को क्या बना देते हैं? बहुत ज्यादा अम्लीय बना देते हैं। और ये सीधा सीधा पूछा जाता है निम्न में से बहुत ज्यादा घातक है, तो ये कह सकते हैं कि ये अम्लता कैसी है? घातक अम्लता है। कैसी अम्लता है? घातक अम्लता है, यानी बहुत ज्यादा हानिकारक अम्लता होती है। तभी अपन कहते हैं कि अम्लीय मर्दा के सॉरी सुधार हेतु चुनने वाले पदार्थों का उपयोग करते हैं। CaO करते हैं अपन, CaO, OH या OH2 ये लेते हैं। तो होता क्या है? जो ये कैल्शियम होता है, ये कैल्शियम क्या करता है? जो ये हाइड्रोजन आयंस होते हैं, इन हाइड्रोजन आयंस को प्रतिस्थापित करता है, छोड़ता है यहाँ से और बाहर भगाता है। क्या करता है? बाहर भगा देता है और इन मर्दा कणों के ऊपर आकर जुड़ जाता है। क्या हो जाता है? इन मर्दा कणों पे जुड़ जाता है और ये H बाहर आ जाता है और क्या बन जाता है? यहाँ पर OH। क्या बन जाता है? अपने OH बन जाता है। जहां तो ध्यान रखना है कि इनको बाहर कैल्शियम, इसी कहते हैं चुने वाले पदार्थ काम में लेते हैं। तो ये कैल्शियम के कारण क्या होता है? कैल्शियम इन कणों के ऊपर क्या होता है? अधिशोषित होता है और जो हाइड्रोजन आयन होता है उसको प्रतिस्थापित करता है, फेंकने का काम करता है और ये बाहर निकलकर किसके साथ में? ऑक्सीजन के साथ में जुड़े जाता है। तो ये बहुत ज्यादा घातक होती है। ध्यान रखना है तुमको कि बहुत ज्यादा घातक होती है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं अम्लीय मर्दा के सुधार। देखो सुधार में फर्स्ट अपन कहें कि जल बहुत ज्यादा होने के कारण लीचिंग हो रही थी, तो फर्स्ट कह सकते हैं जल निकास। क्या करना चाहिए भाई? जल निकास कर दोगे, जल निकास कर दोगे तो क्या होगा? लीचिंग नहीं होगी, लीचिंग नहीं होगी तो मर्दा नहीं बनेगी। सेकंड अपन बात करें तो देखो अपन ने एक चीज देखी थी, कैल्शियम का उपयोग किया, तो अपन कह सकते हैं चूने वाले पदार्थों का उपयोग। चूने वाले पदार्थों का उपयोग भी कर सकते हैं। अब देखो चूने वाले पदार्थों के अंदर एक तो होता है अपना CaOH का होल ट्वाइस, एक होता है अपना CaO, एक होता है CaCO3। ये तीन चीजें होती है अपने मोस्टली अपन जो काम में लेते हैं। एक होता है CaCO3.MgCO3। ये देखो मोस्टली अपन बात करें CaOH का होल ट्वाइस का मतलब हो गया बुझा हुआ चूना, ये हो गया बिना बुझा चूना।
ये हो गया अपना कैल्शियम कार्बोनेट और ये हो गया अपना क्या डोलामाइट। क्या हो गया भाई ये डोलामाइट। तो ये चुनने वाले पदार्थों का अपन इसमें क्या कर सकते हैं प्रयोग कर सकते हैं। अब देखो एक कभी कभी क्वेश्चन पूछना निम्न चुनने वाले पदार्थों में से सर्वाधिक किसका प्रयोग अम्लीय मृदा के सुधार में किया जाता है। तो जो अपना ये कैल्शियम कार्बोनेट है लगभग 90% उपयोग इसी का किया जाता है मृदा सुधार में। अम्लीय मृदा के सुधार में 90% उपयोग CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का ही किया जाता है। इसके अलावा अपन देखो इसके अंदर क्या कर सकते हैं एक आता है अपना बेसिक स्लेज जो धातुमल आती है। क्या ले सकते हैं धातुमल, मोस्ट इंपोर्टेंट है धातुमल जिसको अपन बोलते हैं बेसिक स्लेज। इंपॉर्टेंट है ये भी ले सकते हैं। इन सभी से कम मात्रा आती है लगभग अपन बात करें तो, परंतु सबसे ज्यादा जो उपयोग में लिया जाता है वो कैल्शियम कार्बोनेट अपने उपयोग में लिया जाता है। तो या तो ये सारे के सारे उपाय करें, जल निकास कर दे, ये सारी चीजें अपन वहां पर अपना दे। अब देखो मेनली बात करता हूं मैं कि अपन को मालूम है कि नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों के कारण से क्या होता है अम्लीय मृदा बनती है, तो उनका उपयोग मत करो, उनका उपयोग नहीं करना है अपन को। दूसरी चीज एयर और एपी की अधिकता होती है परंतु सोडियम आयंस की कमी होती है, तो यहाँ पर सोडियम आयंस का उपयोग करेंगे। किसका उपयोग करेंगे सोडियम आयंस का उपयोग करेंगे जिसके कारण से वो अम्लीयता को दबाएंगे। इसके अलावा अपन क्या कर सकते हैं भाई अम्लीय सहनशील फसलें उगा सकते हैं। क्या कर सकते हैं अम्लीय सहनशील फसलें। देखो बात करें फसलों की कौन कौन सी फसलें अम्लीय सहनशील है। देखो मोस्ट इंपोर्टेंट बात करते हैं अपन सबसे ज्यादा उपयोगी है वो आती है चाय बने। कौन सी आती है भाई चाय। एक तो चाय होती है और एक अनानास। इसके अलावा धान आ जाएगा। कौन सी आ जाएगी धान आ जाएगा। इसके अलावा राई आ जाएगी, घासें आ जाएगी, आलू आ जाएगा। और मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखना कि ये दोनों बहुत ज्यादा क्या होती है अम्ल सहनशील होती है। क्या होती है बहुत ज्यादा अम्ल सहनशील होती है। अपने चाय और अनानास दोनों ही बहुत ज्यादा अम्ल सहनशील होती है। अगर एक चीज और बताओ भाई मेरे को, अगर ज्यादा जलमांग वाली फसलों का उपयोग करोगे तो भी मृदा कैसी होगी अम्लीय। तो कम जलमांग वाली फसलों का उपयोग करके भी हम मृदा को अम्लीय बनने से रोक सकते हैं। तो ये हो गई इस अम्लीय मृदा के सुधार। उसके बाद में कौन कौन सी फसलें उनको उगानी चाहिए। तो फ्रेंड्स ये थी अपनी अम्लीय मृदा। जितना हो सकता है मैंने इसके बारे में बताया आपको। अगर आपको वीडियो अच्छा लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। और दूसरी चीज फ्रेंड्स साथ ही एक चीज बता दूं कि जैसे ही अपना टॉपिक क्लियर होगा अपने टेलीग्राम चैनल पर उस टॉपिक की क्विज स्टार्ट कर दी जाएगी। जितने उसके क्वेश्चन बनते हैं जैसे अपना अम्लीय लवणीय सारे मृदा का टॉपिक कंप्लीट होगा उस मृदा में से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं हर क्वेश्चन जितने भी बनते हैं उनका टेलीग्राम पे क्विज स्टार्ट कर दी जाएगी। तो फ्रेंड्स अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स करें। थैंक यू फ्रेंड्स।